आज की क्लास में डिस्कस करेंगे न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और यहाँ आपसे पूछा हुआ है कि बताओ न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग होता क्या है, और फिर मैथमेटिकली भी इसका डेरिवेशन करके दिखा दो। हाउ कैन दिस लॉ बी वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली। तो हम तीनों चीज़ पढ़ेंगे, यानी कि न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग को थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे, फिर ध्यान से आप इसके डेरिवेशन को करना, वीडियो को पॉज करके लाइन टू लाइन लिख के देखना, एंड देन लास्ट में एक प्यारा सा एक्सपेरिमेंट आपके लिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के बारे में। तो बोला ये गया है कि द रेट एट विच बॉडी लूजेस हीट बाय रेडिएशंस डिपेंड ऑन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। सेकेंड फैक्टर है कि द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, एंड थर्ड फैक्टर है कि नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द एक्सपोज्ड सरफेस। टिपिकल है ना ये बातें, आइए जरा आसान भाषा में समझें इसको। देखो ये बॉडी है, ठीक है। अब ये बॉडी, अगर आप इस बॉडी को क्या करोगे, हीट प्रोवाइड कराओगे, ठीक है, इस बॉडी को टेम्परेचर प्रोवाइड कराओगे, या फिर अगर मान लो कि ये बॉडी जो है अपनी एनर्जी लूज कर रही है, अपना हीट लूज कर रहा है, सपोज करो कि बाहर बॉडी के हीट जो है रिलीज हो रहा है, ठीक है, तो किस रेट पे ये हीट जो है ये बाहर इस बॉडी से निकलेगा, वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। क्या ये जो हीट बाहर निकल रहा है ना, ये किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो पहला टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, अगर बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो फिर हीट भी ज़्यादा निकलेगा, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, अगर सराउंडिंग का मीडियम बहुत ठंडा है तो फिर ये हीट जो है वो ज़्यादा निकलेगा, और अगर सराउंडिंग का मीडियम गर्म है तो भाई ये हीट क्यों निकलेगा। द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द बॉडी ऑफ द एक्सपोज सरफेस। अच्छा, अगर मान लो कि ये बॉडी है, इसका ना बहुत सारा पोर्शन आप एक्सपोज नहीं करते हैं, मतलब कि अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, ये सेक्शन दिख रहा है आपको, केवल इतना पोर्शन आप एक्सपोज करते हो सराउंडिंग को, तो इतने में से हीट निकलेगा, इतने में से हीट नहीं निकलेगा। तो जितना ज़्यादा सेक्शन एक्सपोज करोगे, क्यू की वैल्यू उस पर ज़्यादा डिपेंड करती है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बातें समझ आ गई होगी, ठीक। तो ये था न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग कि जिन फैक्टर पे हीट बॉडी से निकलने वाले हीट जो है वो डिपेंड करे, उसी को आप कहोगे न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक। तो ज़रा डेफिनेशन पढ़ते हैं कि न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग स्टेट दैट द रेट ऑफ कूलिंग, यानी कि यहाँ पे बात ठंडा होने की हो रही है, अगर बॉडी से हीट निकल जाएगा तो जाहिर सी बात है बॉडी ठंडा हो जाएगा, ठीक। तो द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सराउंडिंग और आपके बीच में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा टेम्परेचर का, आपके शरीर से एनर्जी उतनी जल्दी निकलेगी, फिर आपकी बॉडी उतनी जल्दी ठंडी हो जाएगी, ठीक है। प्रोवाइडेड अ टेम्परेचर डिफरेंस इज स्मॉल, अगर मान लो कि टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम है सराउंडिंग और आपके बॉडी का, तब तो खैर कूलिंग का कोई सवाल नहीं होता, मगर अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया तो फिर कूलिंग होना शुरू हो जाएगा। और जिस रेट पे कूलिंग होगा, बार बार दोहरा रहा हूँ, जिस रेट पे कूल होगा उसी रेट को आप न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग कहते हो, ठीक है। चलो आप मैथमेटिकली इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है हीट का जो है लॉस हो रहा है, और जिस रेट पे लॉस हो रहा है वही निकालना है। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट की बात करते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा, लॉस है उतना ही ज़्यादा, ठीक। तो अगर मैं रेट की बात करूँ किसके, लॉस ऑफ हीट की, तो हीट क्या होता है, क्यू। अब धीरे धीरे करके हीट बाहर निकलेगा आपकी बॉडी से, तो उसे मान लो डेल्टा क्यू, और उसको निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि लॉस हो रहा है, तो आप यहाँ पे लगा लो नेगेटिव। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। अब आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो T है और सराउंडिंग का है T0, तो जो भी डिफरेंस होगा उस पर ही डिपेंड करेगा, ठीक। प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे, आ जाएगा कोफिशिएंट, जिसको आप K कहते हो, और यही K जो है ये प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है, और ये डिपेंड करता है एरिया, नेचर और सरफेस ऑफ द बॉडी पे। याद है ना, मैंने बताया था कितना सरफेस एक्सपोज है, कैसा बॉडी है, नेचर कैसा है, इन पे ये K डिपेंड करता है, ठीक है। आगे चले डेरिवेशन में। तो देखो जब आप आगे बढ़ोगे इस डेरिवेशन में, तो आप मान लो कि जो M है ना, वो मास है बॉडी का, जिस भी बॉडी को आप एक्सपोज कर रहे हो उसका मास है M, और C जो है उस बॉडी का स्पेसिफिक हीट है। अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको स्पेसिफिक हीट पता हो, और अगर आपको स्पेसिफिक हीट नहीं पता तो आप प्लेलिस्ट में जाके स्पेसिफिक हीट की प्रॉपर वीडियो देख सकते हो। आइए आगे बढ़े। तो बॉडी का जो मास वो है M, और C जो है उसका स्पेसिफिक हीट है, और जो भी टेम्परेचर है उस बॉडी का फिलहाल वो T मान लो। अगर इफ़ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी फॉल्स बाय स्मॉल अमाउंट डेल्टा T, देखो ठंडा तो होना है बॉडी ने, ये तो कंफर्म है, बट एकदम से थोड़ी होगा, धीरे धीरे करके होगा। तो फिलहाल मान लो कि डेल्टा T से वो कूल हो गया, और टाइम क्या लगा उसको, डेल्टा T। तो जितना अमाउंट जो है हीट का लॉस हुआ उस बॉडी से, वो हम निकालेंगे ज़रा। अब डेल्टा Q जो है वो लॉस हो गया, यानी कि हीट की टर्म्स में देखा जाए तो डेल्टा Q जो है वो सराउंडिंग को चला गया, वो बराबर होता है मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट और मल्टीप्लाई बाय जितना उसने टेम्परेचर में कमी दिखाई, ठीक है। तो ये है हमारा रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट जो कि हमने निकाला। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको डेल्टा T से डिवाइड करा दूँ दोनों तरफ तो कोई दिक्कत नहीं है,
अब देखो डी क्यू अपॉन में डी टी, डी क्यू अपॉन में डी टी क्या होता है, ये हमने देखा था, ये रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट होता है। ठीक है, तो बस आप दोनों साइड ना डेल्टा टी से डिवाइड करा दो, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो करा दिया डेल्टा टी से डिवाइड, ये वाली एक्सप्रेशन आ गई। अच्छा, अब आप देखो कि ये भी ना, ये भी हमारे पास डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी है, और पीछे भी अगर आपको याद हो तो हमने निकाला था डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ठीक है, बस इस माइनस को उधर भेज दो। तो अगर आप इस वाले को, ये एक्सप्रेशन देखो, इसके इस वाले साइड को, और जो अभी आपको एक्सप्रेशन दिखाऊंगा, ठीक है, इसके इस वाले साइड को कंपेयर तो कर ही सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड दोनों के बराबर है। तो जब कंपेयर करोगे तो उसका लेफ्ट ये रहा, मतलब इसका लेफ्ट ये रहा और उसका लेफ्ट ये वाला पार्ट रहा, इन दोनों को कंपेयर कर दो। कंपेयर करने के बाद आप MC को नीचे भेज दो, आपने इस MC को नीचे भेज दिया। ठीक है, इस माइनस साइन को उधर भेज दो, डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अच्छा, ये कैपिटल टी क्या है, इस बॉडी का करंट टेम्परेचर, और ये टी जो है ये है टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये याद रखना, स्मॉल टी टाइम पीरियड है। ये सारी चीज़ें आपने कर ली। अब करने के बाद K डिवाइडेड बाई MC, मास और स्पेसिफिक हीट, ये भी अपने आप में कांस्टेंट है। तो ये तीनों कांस्टेंट मिलके एक बड़ा कांस्टेंट बनाएंगे, जिसको हम कहेंगे कैपिटल की, ये एक कैपिटल K, ये एक अनदर कांस्टेंट है, यानी एक दूसरा कांस्टेंट है। नेगेटिव साइड तो सिर्फ यही इंडिकेट कर रहा है कि बॉडी में जो है डिक्रीमेंट हो रहा है, बॉडी के हीट में डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। तो अब आप देखो यहाँ से, अगर आपको डेल्टा टी निकालना हो, मतलब टेम्परेचर में जो लॉस है वो निकालना हो, तो इस वाले टाइम पीरियड वाले को इस तरफ मल्टीप्लाई करा दोगे। ठीक है, तो आपने इस वाले को इस तरफ मल्टीप्लाई करा दो और ये सारी वैल्यू नीचे ले आओ। तो जब डेल्टा टी के नीचे ये वाली वैल्यू ले आओगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, और डेल्टा टी को, मतलब टाइम पीरियड वाले को, याद रखना ये टाइम पीरियड वाले को इधर मल्टीप्लाई करा दो तो ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आई। अब आप इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। इस साइड भी इंटीग्रेट कर दो और इस साइड भी इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना होता है, जो कांस्टेंट होता है ना उसको आप अलग रख लेते हो। फिलहाल तो आप यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल लगाओ। देखो डेल्टा टी अपनी जगह पे, यहाँ पे 1 में टी माइनस टी नॉट जो है वो ये दिख गया, ये टेम्परेचर डिफरेंस है कि अपनी जगह पे। ठीक है, और बाकी यहाँ पे डेल्टा टी अपनी जगह पे। जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको पता चलेगा इनका इंटीग्रेशन कुछ इस प्रकार से निकल के आता है। 1 बाई टी माइनस टी नॉट का इंटीग्रेशन हमेशा होता है लॉग टी माइनस टी नॉट। अगर यहाँ पे सपोज करो 1 अपॉन में कुछ भी होता है, लेट सपोज यहाँ पे 1 अपॉन में शाहरुख खान भी होता है ना, तो वो भी आ जाता है लॉग शाहरुख खान, यानी कि 1 के अपॉन में जो भी होता है उसका इंटीग्रेशन कुछ ऐसे ही बनता है। और ये जो डेल्टा टी है और इसने मिलकर इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इस वाले का इंटीग्रेशन, तो ये दोनों गायब हो जाएंगे, इनका कोई रोल नहीं है। ये इस इधर का आंसर है। के जो है के अपनी जगह पे रहेगा, डेल्टा टी का इंटीग्रेशन जो है वो स्मॉल टी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल टी मल्टीप्लाई में हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट्स की वैल्यू नहीं है ना, तो प्लस सी लगाना पड़ता है, ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अब जब लॉग को इधर भेजोगे तो इस तरफ लॉग जब चला जाएगा तो जो भी यहाँ पे वैल्यू है वो ई के टर्म्स में आ जाती है, ई की पावर बन जाती है। अगर लॉग इधर गया, लॉग डिवाइड में गया, तो इस तरफ की वैल्यू ई की पावर में चली जाएगी। ये एक फॉर्मूला है, याद रखना। बाकी आप टी नॉट को फिर वापस इस तरफ भेज दो और हमारा एक्सप्रेशन जो है वो ये निकल के आ जाता है। तो आई होप आपको न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग की डेरिवेशन भी समझ आ गई होगी। ठीक है, अब जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम इसका मैथमेटिकल फॉर्मूले के साथ साथ एक एक्सपेरिमेंट भी करके देखेंगे, तो आइए जरा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन समझे। देखो इसमें क्या बोला गया है कि आपने जो एक्सपेरिमेंट यूज़ किया, यहाँ पे सेटअप किया, जो यहाँ पे इस सेटअप के अंदर आप देखो, एक ना आप यहाँ पे रखते हो डबल वॉल्ड वेसल, इसके अंदर आप यहाँ पे रखते हो एक और वेसल। ठीक है, इस डबल वॉल्ड वेसल के अंदर जो व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे आप ठंडा पानी रख दो और इस वेसल के अंदर रख दो गर्म पानी, और दोनों में लगा दो थर्मामीटर। अब आप जब टेम्परेचर नोट करोगे तो जाहिर सी बात है, ये गर्म है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ये ठंडा है, इसका टेम्परेचर कम होगा। लेकिन टाइम पीरियड के हिसाब से आप धीरे धीरे टेम्परेचर नोट करते जाना, तो आपको क्या दिखेगा कि धीरे धीरे इसका टेम्परेचर कम हो रहा है और इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, और एक ऐसा टाइम आएगा कि दोनों का टेम्परेचर जो है वो बराबर हो जाएगा, यानी कि उस समय ये डायनामिकली एक बराबर हो जाएंगे। तो आपने देखा ना एक्सपेरिमेंटली भी कि किस तरीके से हीट फ्लो करता है फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कूलर बॉडी। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग।